नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस का प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन। जो आपका एविएशन इंडस्ट्री के जो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 नंबर आपको पता होना चाहिए। एविएशन इंडस्ट्री के 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि 12 मार्क्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ऐसा है कि अगर आपको आता है तो विद इन 3 to 5 मिनट्स में आप 12 के 12 क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं कभी आपसे बोलता नहीं हूँ कि मेरा पूरा वीडियो देखिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसमें जितना बताया है, आप ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। पक्का आएगा एग्जाम में 100%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर सारी चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी है, आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच हमारा 10 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ये आप इस टॉपिक को हल्के में नहीं ले सकते। 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एविएशन इंडस्ट्री के, और अगर आपने ये कर लिया तो 12 के 12 क्वेश्चन आपको जो है आपको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 के 12 क्वेश्चन। और एक और चीज़ है, यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर आपको आता है तो 3 से 4 मिनट में आप 12 के 12 क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एविएशन इंडस्ट्री, इसको स्किप मत करिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम आपको बता देते हैं जो हमारा बैच है ये दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। कंटेंट हमारा पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है, बस टीचर एक जगह हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, एक जगह इंग्लिश में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ बताएंगे। पिछले प्रीवियस ईयर के जो 12 के 12 क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको पीडीएफ देंगे और बाकी पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे जो हमारा लक्ष्य बैच है वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इन द कॉकपिट ऑफ एन एयरक्राफ्ट शोज द पायलट द एल्टीट्यूड अबव सी लेवल। एयरक्राफ्ट के अंदर जो आपको पता है कि कॉकपिट होता है, कॉकपिट में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो हमें एल्टीट्यूड बताता है। एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एल्टीमीटर, कंपास, हेडिंग इंडिकेटर, एयर स्पीड इंडिकेटर। एल्टीट्यूड मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट। तो अब आप अगर ऑप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ऑप्शन से ही आप आंसर कर सकते हैं। एल्टीट्यूड मतलब कि एल्टी से बना, एल्ट से बना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? एल्टीमीटर। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप देख सकते हैं, ये एल्टीमीटर है। एल्टीमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? एन एल्टीमीटर और एन एल्टीट्यूड मीटर, नाम याद रखिएगा, इसको ये भी बोला जाता है। एल्टीट्यूड मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव अ फिक्स्ड लेवल। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी जो एल्टीट्यूड है उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं एल्टीमीटर। और यहाँ पर अलग अलग पॉइंटर होते हैं। एक 100 पॉइंट का होता है, एक 1000 पॉइंट का होता है और एक 10,000 पॉइंटर। ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंटर है, ये आप देख सकते हैं। ये है 100 के लिए, ये है आपका 1000 के लिए और ये आपका 10,000 के लिए। मतलब कि हाइट जो आपको पता होगा 32,000 फीट है ना, ऐसे आप मेज़र करते हैं ना 30,000 फीट। तो वो सब कहाँ से मेज़र करते हैं? वो सब मेज़र करते हैं एल्टीमीटर से। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या है? एल्टीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। When did BCAS become an independent body under the Ministry of Civil Aviation? BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। अब ये है क्या? BCAS ये हमसे पूछ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी कब बना है। देखिए, BCAS की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1978 में, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी बना है कब बना है? ये बना है 1987 में। करेक्ट आंसर है आपका 1987। BCAS के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, पूरा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS। अब ये याद रखिएगा, जो ये BCAS एब्रीविएशन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लेगा भैया बताइए BCAS का एब्रीविएशन क्या है? तो क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं। 8 रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस ये नीचे लिखे गए हैं। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं? अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। पूछ सकता है ये भी कि भैया BCAS के कितने रीजनल सेंटर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने रीजनल ऑफिस हैं। 8 रीजनल ऑफिस हैं। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इट इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है।
तो आपको ये पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ बस ध्यान से आप देखिए, ध्यान से समझिए एक एक चीज़। इसी वीडियो से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। अब देखिए, BCAS was recognized reorganized into an independent department under the Ministry of Civil Aviation on 1 अप्रैल 1987। तो कब आपको पता होना चाहिए कब बना इंडिपेंडेंट बॉडी? 1987 में। कब बना है? 1987 में, 1 अप्रैल 1987। और एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली है, जो BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? DG साहब है हमारे मनिया पांडा अपैया गहनापति। और ये अभी लास्ट मंथ में ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, और ये आई थिंक शायद 14 या 15 नवंबर 2020 को अपॉइंट किए गए हैं। 14 या 15 नवंबर 2020 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टर जनरल कौन है BCAS का? मनिया पांडा अपैया गणपति। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई द एयरलाइन दैट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस। तो आप सभी को पता होगा, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था विस्तारा एयरलाइंस। करेक्ट आपका आंसर क्या है? विस्तारा एयरलाइंस। यहाँ पर पढ़ लीजिए, आपके सामने लिखा गया, द कैरियर अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑन 9 जनवरी 2015। 9 जनवरी 2015 से इनका ऑपरेशंस चालू हुआ था, यानी कि पहली फ्लाइट जो थी वो 9 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई थी। और कब से कहाँ के बीच? दिल्ली और मुंबई के बीच में। दिल्ली और मुंबई के बीच में स्टार्ट हुई थी 9 जनवरी 2015 को। नाम क्या है? विस्तारा एयरलाइंस। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है विस्तारा एयरलाइंस। और ये 6th लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है। अगर सबसे ज़्यादा आप बात करते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन की, देखिए अलग अलग चीज़ होती है पैसेंजर्स के मामले, मतलब कि अलग अलग मेज़र होते हैं, अलग अलग आपका इंडेक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेज़र किया जाता है कि किस, अब डोमेस्टिक एयरलाइन हो सकता है लार्जेस्ट, किस चीज़ में लार्जेस्ट है। कुछ होता है कि आप भाई मेज़र करते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स, है ना। कुछ होते हैं मार्केट शेयर के बेसिस पे मेज़र करते हैं। तो मार्केट शेयर के बेसिस पर ये 6th लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन है। अगर बात करा जाए तो मार्केट शेयर में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है 60.4% इंडिगो का। डोमेस्टिक एयरलाइंस सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडिगो का। सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इनकी ही चलती हैं, इंडिगो की। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी हम आपसे आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट आर। जो फ्लाइट होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है, उसमें 4 फोर्स लगते हैं। कौन कौन से फोर्स लगते हैं ये आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से फोर्स लगते हैं और ये फोर्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हमारा ऑप्शन ए, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट, ड्रैग। क्यों लगते हैं और कौन कौन से फोर्स लगते हैं ये आपके सामने है, देख लीजिए यहाँ पर। लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट और ड्रैग। अब देखिए क्या क्या होता है। थ्रस्ट का मतलब क्या है? थ्रस्ट इज अ फोर्स। थ्रस्ट मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आप हिंदी में बोलेंगे जोर लगाना। थ्रस्ट इज अ फोर्स दैट मूव्स एन एयरक्राफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ये जो जिस मोशन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका जो एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसी मोशन में, उसी डायरेक्शन में, मोशन के में आपका जो फोर्स लगता है वो होता है हमारा थ्रस्ट। ठीक है, ये क्या करता है? एयरक्राफ्ट को मूव करता है, उसके लिए हमारा जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। अगला आ जाता है ड्रैग। ड्रैग मतलब कि क्या होता है? खींचना। ड्रैग इज द फोर्स दैट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो भी हमारा एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट लगता है, उसको बोलते हैं ड्रैग। ये क्या करता है? इट टेंड्स टू स्लो एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि एयरक्राफ्ट बहुत तेज चल रहा है तो उसको स्लो करने के लिए ड्रैग एक फोर्स लगता है। ड्रैग इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन एंड डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। ठीक है, किस वजह से ड्रैग होता है, किस वजह से ड्रैग लगता है, जो फोर्स होता है किस वजह से लगता है? जो एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से और फ्रिक्शन की वजह से। अब यहाँ पर आप एक सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं। पुटिंग योर हैंड आउट ऑफ अ मूविंग कार विंडो एंड फीलिंग इट पुल बैक। आपका कार चलता है, आपने विंडो खोला, आप अपना हाथ बाहर निकालिए, तो आपका जो हाथ होगा वो कहाँ जाएगा? मतलब फोर्स लग रहा है ना उसमें, तो आपका हाथ देखते होगा आप पीछे की तरफ जा रहा है।
बिकॉज क्यों पीछे की तरफ जा रहा है? बिकॉज ड्रैग फोर्स उसको पीछे की तरफ लेके जा रहा है। आप तो जा रहे हैं किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपका कार मूव कर रहा है, लेकिन जो आपने हाथ बाहर निकाला, तो जैसे ही आप हाथ बाहर निकालते हैं आपका हाथ पीछे की तरफ जाने लगता है। वो क्यों जाता है? सिर्फ और सिर्फ ड्रैग फोर्स की वजह से। अगला है हमारा थर्ड, वेट। ये जो फोर्स लगता है ये किस वजह से लगता है? ये लगता है ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटी की वजह से। और अगला लास्ट आता है हमारा लिफ्ट। लिफ्ट इज द फोर्स दैट होल्ड्स एन एयरप्लेन इन द एयर। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि लिफ्ट जो है ये हमारा फोर्स क्या करता है? एयरक्राफ्ट को एयर में होल्ड करने के लिए लगाया जाता है। तो वो जो फोर्स होता है वो होता है लिफ्ट। एयरक्राफ्ट को एयर में होल्ड करके रखता है, उस फोर्स को बोलते हैं लिफ्ट। और जो विंग्स वगैरह लगाए जाते हैं इसमें एयरक्राफ्ट में, उनका मेनली यही पर्पस होता है, एयरक्राफ्ट को होल्ड करने के लिए। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से 4 ऑप्शन हैं? लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट, ड्रैग, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइनर? ये 4 आपकी जो कंपनीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं ये एरोस्पेस कंपनीज हैं जो कि एयरक्राफ्ट बनाती हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या एरोस्पेस कंपनीज बोल सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है इसमें से कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसने वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइनर या एयरक्राफ्ट बनाया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4, एयरबस। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए, देखिए क्या है। एंटोनोव, ये चारों को, क्योंकि मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको ऐसा नहीं बस मैंने आंसर कर दिया एयरबस बस हो गया, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ समझिए पूरा डिटेल में। एंटोनोव क्या है? एंटोनोव यूक्रेन का एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, कहाँ का है? यूक्रेन का। बोइंग कहाँ का है? यूएसए का। यूएसए का एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर, ये कहाँ का है? ब्राज़ील का एरोस्पेस कंपनी। एयरबस यूरोपियन एयरस्पेस कंपनी है, यूरोपियन। और एयरबस का जो हेडक्वार्टर है वो है नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो कौन सी कंपनी बनाती? एयरबस। अब अकेले सिर्फ आपको यहीं तक नहीं पढ़ना कि बस एयरबस। एयरबस के आगे आपको ये भी पता होना चाहिए उस पैसेंजर जो एयरलाइनर या एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है, मॉडल नंबर क्या है। तो दैट इज़ A380, एयरबस A380। आपके सामने स्क्रीन पर है सॉरी, आप देख सकते हैं एयरबस A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरलाइनर है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरलाइनर, दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइनर है। और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं एमिरेट्स, अब हम आपको बता देते हैं एयरबस जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एरोस्पेस, ये जो आपका एयरक्राफ्ट देख रहे हैं आप, ये एयरबस A380, ये सिर्फ 4 एयरलाइंस को सप्लाई करते हैं। किसको किसको करते हैं? पहला है एमिरेट्स। एमिरेट्स क्या है? एमिरेट्स यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स का एयरलाइंस है। ठीक है, लार्जेस्ट एयरलाइंस है वहाँ का। इसके बाद दूसरा हमारा है आपका सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस, ये सिंगापुर का है, सिंगापुर एयरलाइंस। इनको भी ये सप्लाई करते हैं एयरबस A380। और थर्ड कंट्री हमारी, थर्ड जो हमारी एयरलाइंस है वो है ब्रिटिश एयरवेज। इसके बाद लास्ट आता है हमारा क्वांटास क्या है भैया? ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का एयरलाइंस है। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज़ को ये एयरबस जो है A380 सप्लाई करता है। A380 क्या है? इस जो आप यहाँ पर एरोप्लेन देख रहे हैं इसका मॉडल नंबर है A380। तो एयरबस जो है ये कंपनी है, ये बनाती है ये एयरक्राफ्ट, और ये सप्लाई किसको करती? इन 4 कंट्रीज़ को, इन 4 एयरलाइंस को सप्लाई करती, जिसमें कि एमिरेट्स, इन्होंने 2009 से एयरबस A380 सबसे पहले कब आया है? 2009 में। तो जो एमिरेट्स एयरलाइंस है इन्होंने जो अपना पहला मॉडल, जो इनकी पहली फ़्लाइट थी वो थी A380-800 या 800। ये थी पहली फ़्लाइट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री ने इसका यूज़ किया था सबसे पहले। एमिरेट्स ने, जो सबसे बड़ा है अभी भी, आज की डेट में भी सबसे बड़ा A380-800। ठीक है, 2009 से स्टार्ट हुआ है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द डोमेस्टिक एयरलाइन इन इंडिया दैट पायनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट कैरियर्स। ऐसी कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनी थी या ऐसी कौन सी एयरलाइंस है जिसने, नॉट एयरक्राफ्ट कंपनी, ऐसी कौन सी एयरलाइंस है जिसने सबसे कम चार्जेस का अनाउंसमेंट किया था? मतलब कि इनके जो एयर फेयर्स होते हैं, जो किराया होता है वो सबसे कम था।
ऐसी कौन सी हमारी एयरलाइंस आई थी इंडिया में जिसने आते ही कहा था हमारा किराया जो है वो सबसे कम होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 एयर डेक्कन। करेक्ट आंसर है आपका एयर डेक्कन। एयर डेक्कन जो है हमारा डोमेस्टिक एयरलाइंस है, डोमेस्टिक एयरलाइंस है, और ये आपका स्टार्ट हुआ है 2009 में। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और हम बात कर लेते हैं एयर डेक्कन के फाउंडर की, अगर हम बात कर लेते हैं तो एयर डेक्कन के फाउंडर हैं जी आर गोपीनाथ जी, जी आर गोपीनाथ। ठीक है, ये हो गया एयर डेक्कन। 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, अहमदाबाद में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये एक मात्र पहली ऐसी वो थी डोमेस्टिक एयरलाइंस जिसने ये घोषणा करी थी कि हम सबसे कम अपने एयर फेयर्स रखेंगे, यानी कि जो किराया है वो सबसे कम रखेंगे। और अभी बिकॉज आप सबको पता होगा कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से अभी नवंबर के बाद से इन्होंने, नवंबर 2020 से अभी इनकी जो भी सर्विसेज हैं वो सब सस्पेंड हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विच लीडिंग एयरलाइन हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया? अभी जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। सब पिछले साल पूछे गए हैं, 2018 के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, विच लीडिंग एयरलाइन हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जिसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इंडिया में। अब देखिए इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस चलती हैं डोमेस्टिक। ठीक है, तो अगर आपसे डोमेस्टिक के बारे में पूछा जाता है तो डोमेस्टिक में जो है सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडिगो का। किसका है? इंडिगो का। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट शेयर है 60.54%। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 60.4% मार्केट शेयर है एज ऑफ, ये डेटा है हमारा अगस्त 2020 तक का। ठीक है, 60.4% इंडिगो का मार्केट शेयर है। इसके बाद अगर हम और दूसरी जो भी हमारी एयरलाइंस है उनकी बात करी जाए, गो एयर 4% मार्केट शेयर है, जेट एयरवेज इनका भी 5% के अराउंड मार्केट शेयर है, स्पाइस जेट का हमारा 13.6% मार्केट शेयर है। और इसके साथ साथ हमारा आता है, जैसे आपको पता होगा, एक और हमारा जो मेजर एयरलाइंस है वो है हमारा एयर इंडिया। एयर इंडिया के बारे में अगर आपको हम बता दें तो डोमेस्टिक में ये पीछे हैं, डोमेस्टिक में ये पीछे हैं, डोमेस्टिक में बाजी मार ले गया इंडिगो। डोमेस्टिक मतलब कि जो हमारे कंट्री के अंदर चलती हैं, इंडिया के अंदर चलती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से भोपाल, तो इनको बोलते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस। ठीक है, और जो हमारी कंट्री से बाहर जाती है वो होती हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो एयर इंडिया जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरलाइनर है। इंटरनेशनल एयरलाइंस मतलब कि इंटरनेशनल की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? एयर इंडिया। और अगर डोमेस्टिक की बात करी जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? इंडिगो। एयर इंडिया का अगर मार्केट शेयर की हम बात करें तो ये अराउंड 18% के आसपास कुछ है, 18.2% या 18.6% है। ठीक है, आगे आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैन कैरी पैसेंजर एंड फ्रेट शेयरिंग द सेम डेक? ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट है जो पैसेंजर को भी ले जा सकता है, फ्रेट मतलब कि आपका सामान, गुड्स बोल सकते हैं या फिर आप मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि पैसेंजर को भी ले जा सकता है और साथ साथ आपका मटेरियल या गुड्स भी ले जा सकता है। ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट है आपको बताना है। तो उस एयरक्राफ्ट का नाम है, देखिए पहली चीज़ आप ये समझिए, फ्रेट मतलब कि होता है मटेरियल। अब आप ऑप्शन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का क्या मतलब है? सुपरसोनिक, ऐसा ये तो हो ही नहीं सकता। सुपरसोनिक है तो ये पैसेंजर को कैसे लेके जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। अभी आप देखिए सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट कहाँ यूज़ होते हैं? वो क्या पैसेंजर के लिए यूज़ होते हैं क्या? नहीं होते हैं। फ्रेटर्स, फ्रेट मतलब होता है सामान, फ्रेटर्स मतलब कि जो सामान को लेके जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? कॉम्बी एयरक्राफ्ट। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये है आपके सामने कॉम्बी एयरक्राफ्ट। देखिए आप इतना पोर्शन आगे का देखिए, यहाँ पर सामान रखा हुआ है और पीछे का इतना पोर्शन ये पैसेंजर्स के लिए है। तो इसमें पैसेंजर्स भी जा सकते हैं और साथ साथ सामान भी जा सकता है, गुड्स या मटेरियल्स भी जा सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको बोलते हैं कॉम्बी एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कॉम्बी एयरक्राफ्ट इन कॉमर्शियल एविएशन आर एयरक्राफ्ट दैट कैन बी यूज टू कैरी आइदर पैसेंजर्स और कार्गो। कार्गो मतलब ही, कार्गो का मतलब होता है सामान, गुड्स। ठीक है, तो इनको जब ये पैसेंजर को लेके जाते हैं तो उनको बोला जाता है एयरलाइनर। ठीक है, तो जो भी हमारी जो एयरलाइंस नॉर्मल चलती हैं जिसमें पैसेंजर जाते हैं उनको बोलते हैं एयरलाइनर, और जो कार्गो लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेटर।
तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, फ्रेटर तो हो ही नहीं सकता। फ्रेटर सिर्फ सामान लेके जा सकता है, मतलब कि गुड्स वगैरह, मटेरियल्स वगैरह। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पैसेंजर को भी लेके जाए और साथ साथ सामान भी लेके जाए। तो उसका करेक्ट आंसर आपका कॉम्बी एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीजीसीए। अब भाई इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पक्का आएगा आपके एग्जाम में, 100% आएगा, आप मान के चलिए। पूछा है हमसे फुल फॉर्म ऑफ डीजीसीए। डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीजीसीए का फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिए, डीजीसीए के बारे में। डीजीसीए के बारे में आप डिटेल पे यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए इज द स्टैच्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड अंडर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020। अब पहले थोड़ा सा इसको समझिए, ये एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल क्या है। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 अभी आया है रिसेंटली, 15 सितंबर 2020 को राज्यसभा से पास हुआ था। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द पार्लियामेंट पास्ड एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 ऑन 15 सितंबर 2020 आफ्टर इट वॉज अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा। द लोकसभा हैज़ पास द बिल अर्लियर ऑन मार्च 17। मार्च 17 को लोकसभा में पास हुआ, 17 मार्च को लोकसभा में पास हुआ। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका 15 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पास हुआ। अब ये आखिर है क्या, अभी हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। डीजीसीए एक्चुअली में बना है किसके अंडर में, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 1934, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ठीक है, इसके बाद इसका अमेंडमेंट हुआ, तो जो अमेंडमेंट का बिल है वो अभी इसी साल पास हुआ है, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, जिसका नाम दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, 3 हैं। कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए है, बीसीएएस है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और एक और है, मुझे अभी उसका नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा है। तो इन्होंने इस बिल में आया क्या है, इस बिल में आया है कि ये जो 3 हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनको हम स्टैच्यूटरी बॉडीज़ बनाएंगे। स्टैच्यूटरी बॉडीज़ में क्या होगा, उसमें क्या होता है स्टैच्यूटरी बॉडीज़ में, मतलब कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा दखल कम हो जाएगा। एक तरह से ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकते हैं, तो अपना एक तरह से बोल सकते हैं पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, मतलब कि काम और अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में काम करने के लिए अब ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो ये अभी बिल पास किया, इसमें बोला है कि जो डीजीसीए है, डीजीसीए को किस में बनाने जा रहे हैं, डीजीसीए को नाम बोल दिया गया कि इसको हम बनाने जा रहे हैं सिविल एविएशन अथॉरिटी। ऐसा गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें यही बोला गया है, डीजीसीए को बनाया जाएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी, CAA। तो आपको याद रखना है। ठीक है, डीजीसीए अभी बना नहीं है, अभी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, सिविल एविएशन अथॉरिटी। डीजीसीए का अब नाम हो जाएगा, नया नाम हो जाएगा सिविल एविएशन अथॉरिटी। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और हमको बता ही चुके हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। कौन है, हरदीप सिंह पुरी। और यहाँ पर आपके सामने नाम लिखा है स्क्रीन पर। डीजी कौन है सिविल एविएशन का, अरुण कुमार। ये जो आपके सामने डीजीसीए है ना, इसी के बारे में पूछा गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल, नॉट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल। लेकिन इसका डीजी कौन है, वो है अरुण कुमार जी। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर आपको हमने बता दिया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है सिविल एविएशन सेक्रेटरी कौन है, तो आपको ये भी नाम याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी प्रदीप सिंह, सॉरी PRADEEP, प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है एक्सपेंड द एविएशन टर्म मेटार। मेटार क्या है, मेटार का आपको यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछी, लेकिन हम आपको वो भी बताएंगे क्यों यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है मेट्रोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट। ये क्या करता है मेटार, ये एक फॉर्मेट है वेदर फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट वाले। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, वेदर रिपोर्ट। मेटार का आपसे सिर्फ एब्रिविएशन पूछा है, मेट्रोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट। अब मेटार क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। मेटार इज अ फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर के लिए यूज़ किया जाता है। अब मेटार वेदर रिपोर्ट इज predominantly used by aircraft pilots and by meteorologists
हु यूज़ एग्रीगेटेड मेटार इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर के बारे में जो कुछ भी जानकारी चाहिए होती है वो सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू मिलती है, मेटार के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, रॉ मेटार इज द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट इन द वर्ल्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल वेदर डेटा। इट इज़ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ICAO ने इसको रिकमेंड किया है और हाईली रिकमेंडेड बाय ICAO। देखिए, अब आप कहेंगे अब ये ICAO क्या है? जैसे DGCA है हमारा, आपको पता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मतलब कि जो हमारे जितने भी सिविल एविएशन से रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको सबको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? DGCA। एक तरह से ये समझिए, सिविल एविएशन से रिलेटेड जो कुछ भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी बैठा है, उसका नाम है DGCA। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होते हैं, मतलब कि सारे इंटरनेशनल, उनके सब के, हर एक कंट्री का मिला के उनके ऊपर एक बैठा है, वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का पूछा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वीडियो से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपने ध्यान से देख लिया तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप अभी देखेंगे, इसी से रिलेटेड पूछा गया है ICAO से, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेट्रोलॉजिकल एरोड्रोम रिपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ गया, When did ICAO start to function? ICAO आप समझ जाइए, ICAO क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने पूछा है कि भैया इसने कब से फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हुई, मतलब कब से काम करना स्टार्ट किया। ICAO ने कब से काम करना स्टार्ट किया, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। हमसे पूछा है कि इसने कब काम करना शुरू किया था। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, हेडक्वार्टर कहाँ है ICAO का? ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछेगा ICAO का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो सेक्रेटरी जनरल है फैंग ल्यू, ये चाइना की हैं। 12th सेक्रेटरी जनरल ऑफ ICAO, 12वीं सेक्रेटरी जनरल है ICAO की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। पहली वुमेन है जो कि इस पोजीशन पे बैठी हैं, फर्स्ट वुमेन है ICAO की सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट वुमेन फैंग ल्यू। कहाँ की हैं? चाइना की। भूलिएगा मत, पक्का पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। ICAO से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका एग्जाम में पूछा ना जाए। और आपको पता है 12 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, 12 नंबर बहुत मायने रखता है। और सिर्फ 3 से 4 सेकंड, 4 मिनट में आप इसके पूरे के पूरे आंसर्स कर देंगे। 3 to 4 मिनट्स में बहुत मायने रखता है 12 नंबर। इसको स्किप मत करिएगा, इस पार्ट को। एविएशन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। जितना हम आपको पढ़ा देंगे, समझ लीजिए हो सकता है उसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको एग्जाम में मिल जाएं। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। When did ICAO start to function? 52 countries signed the Chicago Convention on International Civil Aviation। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का एक कन्वेंशन यानी कि एक सम्मेलन हुआ था शिकागो में, जिसका नाम दिया गया था शिकागो कन्वेंशन। ठीक है, शिकागो इलिनॉइस में हुआ था। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1944 को। तो इस कन्वेंशन में 52 कंट्रीज़ ने साइन किए थे। कितनी कंट्रीज़ ने? 52 कंट्रीज़ ने साइन किए थे। और उन्होंने बोला था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे प्रोविजनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि PICAO। क्या नाम रखेंगे? प्रोविजनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 62 कंट्रीज़ ने एक और कन्वेंशन हुआ 5 मार्च 1947 को, 5 मार्च 1947 को। उस पर 62 कंट्रीज़ ने साइन किए। रेटिफाइड मतलब कि उसका कंफर्मेशन दिया या पुष्टि करी, एक तरह से हिंदी में बोल सकते हैं। तो 26 कंट्री, नॉट 62, 26 कंट्रीज़ नॉट 62, मैं गलत बोल गया, एक्सट्रीमली सॉरी। 26 कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन पर साइन किए, उसको रेटिफाई किया और बोला कि कब साइन किए? 5 मार्च 1947 को। और बोला कि जो PICAO है इसको हटा के बनाया जाएगा ICAO।
ठीक है। और ये जो PICAO इसको डी इस्टेब्लिश किया गया 4 अप्रैल 1947 को, और जिस दिन इसको डी इस्टेब्लिश किया गया उसी दिन ICAO आ गया, नाम बदल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया ICAO से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2, 1947 में इसने अपना काम करना शुरू किया था। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ICAO हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल कौन है पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। आपको सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया विच वॉज फॉर्मरली नोन एज शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट था इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में जिसका पहले नाम था शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ साथ किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरी है, जैसी भी क्वेरी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9860966974। हमारा लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं और इसके साथ साथ PDF प्रोवाइड करते हैं। और जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तब हम अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे। कोई भी कैसी भी समस्या हो, कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉलिंग कर सकते हैं। कॉलिंग का टाइम है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं आपको यकीन के साथ, पूरे भरोसे के साथ बोल सकता हूँ कि 3-4 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। बाकी सारा कुछ मेरे जो हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है उसमें मैं आपको सारी कुछ डिटेल में बताऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।